नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि दूसरा विवाह करने से कैसे रोका जा सकता है। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम ऐसे समझेंगे कि अगर कोई पति और पत्नी है, जैसे यह पति है और यह पत्नी है और इन दोनों के बीच में तलाक नहीं हुआ है या फिर इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु नहीं हुई है, तो जो पक्षकार है इसमें से कोई भी पक्षकार है वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। लेकिन अगर दूसरा विवाह कोई व्यक्ति करता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, उस प्रक्रिया को आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए कानून क्या है, ठीक है, केस कब लग सकता है, केस कौन लगा सकता है, केस किस न्यायालय में लगेगा और केस के साथ में कौन कौन से दस्तावेज साथ में लगाने जरूरी है, इन सभी बातों को एक एक कर इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि केस कब लग सकता है। तो जैसे यह पति है और यह पत्नी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में तलाक नहीं हुआ है, अर्थात इन दोनों के बीच में विवाह विच्छेद नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति, दोनों में से कोई व्यक्ति अगर फिर से विवाह करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में विवाह नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा है कि अगर इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु नहीं हुई है, ठीक है, जैसे मान लो कि यह व्यक्ति जो है, यह पति जो है, यह किसी अन्य महिला से, जैसे इस महिला से विवाह करना चाहता है, लेकिन यह पत्नी जो है इसकी मृत्यु नहीं हुई है और इससे तलाक भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है ये इस अन्य महिला से विवाह नहीं कर सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यह महिला जो है ये किसी अन्य पुरुष से विवाह करना चाहती है, लेकिन इस पति से, इसका जो पति है यह, इससे इसका तलाक नहीं हुआ है और न ही इस पति की मृत्यु हुई है, तो ऐसी स्थिति में यह पत्नी जो है इस अन्य पुरुष से विवाह नहीं कर सकती, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में केस लग सकता है, ठीक है। तो यह बात तो हमारी क्लियर हो चुकी है। अब केस कौन लगा सकता है, ठीक है। तो केस कौन लगाएगा, तो देखिए, अगर यह पति जो है यह दूसरा विवाह करना चाहता है किसी अन्य महिला से, ठीक है, तो यह पत्नी इसके खिलाफ केस लगा सकती है। और ऐसे ही अगर यह पत्नी जो है यह किसी अन्य पुरुष से दूसरा विवाह करना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में यह पति जो है ये इस महिला के खिलाफ जो है, इस पत्नी के खिलाफ जो है केस लगा सकता है, ठीक है। अब दो बातें हमारी क्लियर हो चुकी है कि केस कब लग सकता है, केस कौन लगा सकता है, ठीक है। अब केस किस धारा के अंतर्गत या किस कानून के अंतर्गत लगेगा, ठीक है। तो देखिए, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 से 38 में प्रावधान दिए गए हैं कि किसी भी कार्य को करने से किसी व्यक्ति को रोकना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 से 38 के अंतर्गत वह दावा लगेगा और यहाँ पर उसके प्रावधान दिए गए हैं। अब दावा लगाने की प्रोसेस क्या है और स्टे की क्या प्रक्रिया, ठीक है। तो स्टे की अर्जी जो लगती है वो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 और आदेश 39 नियम 3 के तहत वह अर्जी लगती है, ठीक है। अब इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि दावा कहां पर लगेगा, ठीक है, किस न्यायालय में दावा लगेगा। तो देखिए, सिविल न्यायालय में यह दावा लगेगा। कहां पर लगेगा, यह दावा जो लगेगा वह सिविल न्यायालय में दावा लगेगा। अब इस दावे के साथ में आदेश 39 नियम 1 और 2 और आदेश 39 नियम 3 जो है उसका आवेदन पेश करना भी जरूरी है। अब थोड़ा सा इसको समझेंगे हम कि आदेश 39 नियम 1 और 2 क्या है और आदेश 39 नियम 3 क्या है। तो देखिए, जैसे अगर यह महिला जो है यह इस व्यक्ति का विवाह रुकवाना चाहती है, ठीक है, तो यह दावा तो न्यायालय में लगा देगी, इस न्यायालय में, सिविल न्यायालय में दावा लगा देगी, लेकिन दावा के निराकरण में काफी समय लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा न हो कि यह पति जो है यह किसी अन्य महिला से दूसरा विवाह कर ले उस दावे के विचारण के दौरान, ठीक है, या उस दावे का निराकरण हो उससे पहले ये दूसरा विवाह नहीं कर ले। तो इसके लिए इस महिला को जो है इस न्यायालय के समक्ष आदेश 39 नियम 1 और 2 और आदेश 39 नियम 3 की दो अर्जी पेश करनी होगी अलग अलग, ठीक है, और उसके साथ में इसका शपथ पत्र भी इसको लगाना होगा। अब ये आदेश 39 नियम 3 क्या है, आदेश 39 नियम 3 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक पक्षी स्टे लिया जा सकता है। एक पक्षी स्टे से मतलब होता है कि जैसे ये महिला सिविल न्यायालय में दावा पेश करेगी तो इस व्यक्ति को सुने बगैर ही इसके खिलाफ स्टे न्यायालय कर सकती है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ, वास्तव में इस महिला का जो दावा है या जिसने दावा पेश किया है उस व्यक्ति का दावा जो है काफी मजबूत दावा है और यह उस दावे में सफल हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति के खिलाफ आदेश 39 नियम 3 के तहत एक पक्षी स्टे हो सकता है, ठीक है। अब वो एक पक्षी स्टे कब तक रहेगा, तो न्यायालय का इसमें विवेकाधिकार है, हो सकता है कि इस व्यक्ति की उपस्थिति तक, अर्थात ये सिविल न्यायालय जो है ये इसको नोटिस भेजेगी और ये जब तक उपस्थित होता है तब तक के लिए इसके खिलाफ स्टे एक पक्षी हो सकता है, ठीक है। या फिर न्यायालय इस आदेश 39 नियम 1 और 2 जो है इसके निराकरण तक भी उस स्टे को, एक पक्षी स्टे को कायम रख सकती है, ठीक है। अब आदेश 39 नियम 1 और 2 क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आदेश 39 नियम 1 और 2 जो है वह है
कि जब तक जो सिविल न्यायालय में जो दावा पेश किया है, जो मूल दावा पेश किया है, इसका निराकरण नहीं हो जाता, तब तक के लिए स्टे का आवेदन यह रहता है। ठीक है, या फिर आदेश 39 नियम 1 और 2 के आवेदन पर से जो आदेश पारित किया जाएगा वह दावे के निराकरण तक का हो सकता है या 6 माह तक का हो सकता है। यह भी न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। अब इसमें क्या होगा कि जब यह व्यक्ति जो है, इसको नोटिस मिल जाएगा न्यायालय का, इस व्यक्ति को जो विवाह करना चाहता है उस व्यक्ति को जब न्यायालय से नोटिस मिल जाएगा तो यह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बाद में यह अपनी ओर से जवाब भी प्रस्तुत करेगा। जवाब प्रस्तुत होने के बाद में दावे का जवाब भी आएगा और इस आदेश 39 नियम 1 और 2 का भी जवाब यह वहां पर प्रस्तुत करेगा। अब यह जवाब आने के बाद में दोनों पक्षों की अर्थात इसके वकील की और इसके वकील की अर्थात दोनों के अधिवक्ताओं की वहां पर बहस होगी और उसके बाद में आदेश 39 नियम 1 और 2 का निराकरण न्यायालय के द्वारा कर दिया जाएगा। अगर न्यायालय के द्वारा आदेश 39 नियम 1 और 2 का निराकरण करते हुए उसको खारिज कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है ये दूसरा विवाह कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके विरुद्ध भी सिविल न्यायालय के आदेश के विरुद्ध भी एडीजे कोर्ट में अपील की जा सकती है और वहां से भी स्टे लिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए स्टे मिलने के बाद में भी ये दावा जो पेश किया है, इस महिला ने यहाँ पर जो दावा पेश किया है या इस पुरुष ने इस महिला के खिलाफ यहाँ पर दावा पेश किया है, उस दावे का विचारण चलता रहेगा स्टे होने के बाद भी, क्योंकि उसमें दोनों पक्षों की गवाह होगी और दोनों पक्षों के फाइनल आर्ग्यूमेंट अर्थात अंतिम बहस होगी। उसके बाद में दावे का निराकरण किया जाएगा और दावे के निराकरण में अगर न्यायालय को ऐसा लगता है, सिविल न्यायालय को ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है और ये दोनों पति पत्नी है, दोनों पक्ष अभी जीवित है, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को जो है पति को दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है अपने अंतिम निर्णय में यह लिख सकती है कि इस व्यक्ति को विवाह करने से रोका जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है ये दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, लेकिन यह वरिष्ठ न्यायालय में अर्थात एडीजे कोर्ट में उस आदेश के उस निर्णय के विरुद्ध जो है अपील पेश कर सकता है। ठीक है, अब एक बात और हमें समझनी चाहिए कि उस दावे के साथ में या उस कार्यवाही के साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगाने चाहिए। ठीक है, तो उसके साथ में आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र या अपना जो है पैन कार्ड लगाना चाहिए जो दावा पेश करता है उसको, ताकि उससे यह प्रतीत हो जाए, उससे प्रथम दृष्टया यह लग जाए कोर्ट को कि जैसे ये महिला जो है ये दावा पेश करेगी तो इसके पति का नाम उस आधार कार्ड में या मतदाता परिचय पत्र में या अन्य दस्तावेज में लिखा रहेगा, जिससे कि न्यायालय को ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में इस महिला का पति यह है। दूसरा, उसमें राशन कार्ड भी लगा सकते हैं जिससे यह प्रतीत हो कि उस राशन कार्ड में इस परिवार में यह महिला भी निवास करती है और इसका इससे क्या संबंध है। ठीक है, राशन कार्ड में इस बात की एंट्री रहती है। ठीक है, उसके बाद में बच्चे यदि है तो उनकी मार्कशीट लगानी चाहिए। इन दोनों के बीच में अगर कोई बच्चा है तो उसकी और वह अगर पढ़ रहा है तो उसकी मार्कशीट भी उस दावे के साथ में उसकी फोटोकॉपी दावे के साथ में लगानी चाहिए। ये सभी दस्तावेज जो है इनकी फोटोकॉपी साथ में लगानी चाहिए। अब मार्कशीट क्यों लगानी चाहिए? क्योंकि मार्कशीट जो रहती है, अंक सूची जो रहती है पढ़ने की, जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी मार्कशीट जो रहती है उसमें माता और पिता दोनों के नाम उसमें लिखे रहते हैं, इसलिए उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये दोनों आपस में पति पत्नी है। ठीक है, चौथा दस्तावेज जो रहता है वह रहता है परिवार आईडी। ये मध्य प्रदेश में लागू रहती है, तो परिवार आईडी में जितने भी उस परिवार के सदस्य उन सभी के नाम रहते हैं, इसलिए परिवार आईडी की छाया प्रति अर्थात फोटोकॉपी भी उसके साथ में लगानी चाहिए। इसके बाद में पांचवा डॉक्यूमेंट है दूसरे विवाह का प्रमाण यदि हो तो देखिए जैसे कि मान लो कि इस पुरुष के द्वारा दूसरा विवाह इस महिला से किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर इसके द्वारा पत्रिका छपवाई जाती है, इनविटेशन कार्ड अगर छपवाया जाता है तो उसको कहीं से यह महिला प्राप्त कर सकती है और उसको भी न्यायालय के समक्ष पेश कर सकती है, ताकि उससे ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में यह पुरुष जो है यह दूसरा विवाह करना चाहता है। इसके अलावा इस महिला को एक दस्तावेज और पेश कर देना चाहिए जो कि इन दोनों के बीच में विवाह हुआ था, और उसकी पत्रिका अगर इसके पास में उपलब्ध हो जाती है, उस पत्रिका को भी इसको न्यायालय के समक्ष उस दावे के साथ में प्रस्तुत कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कोई पुरुष या महिला जो है वे पहले से शादीशुदा है, उनके बीच में तलाक नहीं हुआ है और उनमें से कोई भी व्यक्ति जो है मरा नहीं है अर्थात मृत्यु नहीं हुए, और ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति जो है वह विवाह करना चाहता है अर्थात दूसरा विवाह करना चाहता है, तो इस प्रकार से उसके दूसरे विवाह को रुकवाया जा सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।